हाय इमरान जी। नमस्कार। मैंने 5 बजे के लिए कहा था। योगेश प्रताप जी नमस्कार। जी नमस्कार मीना जी। आलोक दीक्षित जी नमस्कार। हाँ योगेश जी। हाँ सुरेश। पप्पू कैसे हो? परिवार में सब लोग कैसे हैं तुम्हारे? तुम्हारा बेटा तो ऑफिसर हो गया ना आर्मी में शायद। बहुत बधाई उसके लिए। आर्मी या एयरफोर्स में शायद ऑफिसर हुआ है। बहुत बधाई। प्रदीप जी नमस्कार। हाँ अनिल जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैंने कहा था 5 बजे, आज फिर कोशिश करता हूँ कि रोज़ किसी विषय पर जो ताज़ा हो उस पर बात करूँ। ये नाहिद जी कैसे हैं आप? अरुण जी कैसे हैं? फिरोजाबाद में ही हैं। हाँ अपूर्व नमस्कार। सतीश जी नमस्कार। जी चलिए, सब लोगों को शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छी तरह रहें। इब्ने अली खान जी नमस्कार। मैं शुरू करता हूँ, जुड़ते रहेंगे साथी लोग, फिर बाद में सुनेंगे। जैसे कल भी उस वक्त केवल 250 लोग सुन रहे थे, लेकिन अब तक 600 से ज़्यादा लोग सुन चुके हैं। तो सुनते रहेंगे लोग, जुड़ते रहेंगे। 3-4 दिन से आप एक नाटक देख रहे होंगे, बस बस का खेल। कुछ अजीब हालत नहीं है। आज लॉकडाउन लगे हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। लॉकडाउन जब लगा, मैंने पहले कहा था कि उसके बारे में जब ख़त्म हो जाएगा तब बात करेंगे, लेकिन बस यूं ही प्रसंग बस कह देता हूं। 4 घंटे के नोटिस पर अचानक पूरा देश बंद कर दिया गया, बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए, बिना राज्य सरकारों की सलाह के। क्योंकि आज मैं केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान सरकार का समर्थन करते हैं, उनका एक बयान देख रहा था आज उनका। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमारी गर्दन पर चाकू रख करके हमसे मनमाना करवाना चाहती है। वो केसीआर जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी तब तेलंगाना बना और बड़ा संघर्ष किया, उन्होंने बहुत ज़िंदगी पूरी भाजपा की सरकार को समर्थन करते हैं, उनको आज ये बयान देने पर मजबूर होना पड़ा कि केंद्र की सरकार गर्दन पर चाकू रख करके हमसे मनमाना करवा रही है। कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कुछ इसी तरह का बयान था कि केंद्र सरकार हमसे भिखारियों की तरह व्यवहार कर रही है। इसी तरह के अलग अलग बयान तमाम सरकारों के मुख्यमंत्रियों के आ रहे हैं। अचानक ये तो पता होगा आप लोगों को कि ये जो आपदा कानून है, जिसके अंतर्गत सारी ताकत मोदी जी ने केवल अकेले अपने हाथ में ले ली है, ये कानून सारे प्रदेश सरकारों के बहुत सारे अधिकारों को ख़त्म कर देता है और केंद्र के हाथ में कमांड चली जाती है। एक तरह का आपातकाल है, ये आपदा काल है। मोदी जी ने कह दिया कि कल से कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उम्मीद तो उन्हीं को करनी चाहिए थी, लोगों से चर्चा करते, बात करते, दिमाग में होता। इतने साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, छोटी उम्र से राजनीति में भी सुना है रहे हैं, शायद सुना है स्वयंसेवक टाइप भी कोई चीज़ रहे हैं, जो बहुत साधारण ज़िंदगी जीते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। मैं जिनको देखता हूँ उनकी खैर अलग हालत है, जिनको देख रहा हूँ मैं, तो जानकारी तो होगी देश के बारे में। देश में कितने किसान हैं, कितने मजदूर हैं। जब आपने संसद में पहला भाषण देते वक्त ये कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, तो गरीबों के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए थी कि गरीब कहाँ हैं, कितने हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं। फिर भी बिना उनको सोचे हुए, उनके बारे में बिना उन्हें आश्वस्त करते हुए लॉकडाउन हो गया और 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हुई, 10 दिन तक, 15 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अचानक
जब लोगों के घर में खाना खत्म होने लगा, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, खाना खत्म होने लगा, पैसा खत्म होने लगा, और लॉकडाउन आपने दोबारा बढ़ाया। ये मालूम पड़ जाने के बाद भी कि बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं जिनका कारोबार बंद हो गया है, उनके साथ दो ही चीज़ हो सकती थी। या तो आप संबोधित करते और ये कहते चाहे जितने करोड़ हो, हमारे पास अन्न के भंडार भरे हुए हैं, हमारे पास सोना भरा हुआ है, हमारे पास पैसा भरा हुआ, हमें कहीं से मंगाना पड़े, आप अपने घर घर में रहो। आप 1000 लाइनें चालू करते, 2000 लाइन चालू करते हो, कहते इस नंबर पर बस सूचना दे दो आप लोग कहाँ कहाँ हो, किसी भी तरह से 1-2 दिन हो सकता है दिक्कत हो, खाना आपके पास पहुँच जाएगा और महीने 1.5 महीने बाद ये खुल जाएगा, फिर आप अपना काम करना। अगर आपने आश्वस्त किया होता, लोगों को आप पर भरोसा होता, तो लोग इस तरह से नहीं निकले होते। इतने 100 जाने सड़क पर नहीं गई होती, लोगों ने आत्महत्या नहीं की होती, लोग भूख से नहीं मरे होते, लोग तड़पे नहीं होते। छोटे छोटे जो हालात हुए उसके कई बार उसका क्या क्या जिक्र करूँ। आप सारे लोग सारे हालात और सारे दृश्य देख रहे हैं, कितने दर्दनाक दृश्य हैं। सारे देश में जितनी ट्रेनें हैं उन्हीं को चला दिया होता। जब आपने देखा सड़क पर करोड़ों की संख्या में लोग उतर पड़े। पूरे देश में जितनी बसें हैं, चूंकि कमांड तो आपकी हो गई है, आप यही कह देते कि हर प्रदेश अपनी बसें बाहर निकाले और जहां भी मजदूर निकलता हुआ दिखाई पड़े उनको बैठाए, न खाना खिलाए बैठा ही ले और अपने प्रदेश की सीमा तक छोड़ दे, दूसरा प्रदेश अपनी प्रदेश सीमा तक छोड़ दे। फिर आपका तो देश का बहुत बड़ा संगठन है और आरएसएस भी आपके साथ है, सुना है बहुत बड़ा संगठन है, बड़ा स्वयंसेवी भी है, तो सबको कह देते कि ऐसा करो कि अपनी गाड़ी घोड़े से अपने अपने शहर की सीमा ही पार करा दो सबको। करोड़ों लोग लग गए होते और बहादुर लोग हैं तो रिस्क लेने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबसे बड़ी तादाद में जो मजदूर हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोग आने लगे, बिहार जाने लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार चेती नहीं कि उसके जो 15, 20, 50 हज़ार उस पर बसें हैं, जो उसने कुंभ मेला में लगा करके और उस पर कोई पुरस्कार जीता था, वो लगा देती है कि ठीक हम सब बॉर्डर पर खड़ी कर देते हैं, आप लोग चिंता मत करो। लगातार पुलिस से पिटाई कराई जाती रही और रोका जाता है कि मजदूर रुकें। जैसे नोटबंदी में यह बताया गया था कि ये तो पूंजीपतियों और पैसे वालों के खिलाफ बड़ा भारी हमला है और सारे पूंजीपति कर बैंक की लाइन में खड़े हुए मिलेंगे और परसों से भूखे नंगे फटहाल मिलेंगे, और गरीब बड़ा खुश हुआ था कि अब तो सबका पैसा बाहर निकल आएगा, सब बराबर हो जाएंगे हमारे। उसी तरह से इस बार जब गरीब निकला तो पूरी आरएसएस, पूरी मीडिया, पूरी भाजपा उसने पूरे ने एहसास कराने की कोशिश की कि ये जो कीड़े मकोड़े निकले हैं गंदे से, फटे हाल लोग, जिनके पैरों में जूते चप्पल नहीं, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पैरों में बिवाई फटी है, जिनके पैरों में छाले पड़े हैं, ये देश की मुसीबत है। और मध्यम वर्ग के बड़े खारी हरामखोरों ने लिखना भी शुरू किया कि ये तो सब फैला देंगे, बर्बाद कर देंगे देश को। बड़ी संख्या में ये काम आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया। इन पहले पूंजीपतियों को दुश्मन बताया था और कहा था उनके खिलाफ मुहिम है, और अब गरीबों को दुश्मन बता दिया देश का, और परिणाम ये हुआ कि लोग निकलते चले गए। तब तक किसी को समझ में नहीं आया कि चलो सब बसें ही लगा दें, अब तो निकल ही रहे, रोक नहीं सकते। कोशिश की लाठी चलाने की, मारने की, पीटने की, बहुत कड़ी कड़ी सजाएं देने की सड़क पर, लेकिन फिर भी मजदूर नहीं माना। आज तो सुना है मजदूरों ने पिछले 2-3 दिनों से ही कई जगह कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। आज भी शायद कहीं पर काफ़ी तोड़फोड़ हुई है, मैं इसके खिलाफ हूँ। किसी भी तरह की तोड़फोड़ लोकतंत्र में जायज़ नहीं है। वो हमारी आपकी संपत्ति का नुकसान है, वो गलत है, लेकिन आज कहीं तोड़फोड़ हुई है। सब्र टूटता है तो लोग कई बार आपा खो बैठते हैं। तो ये जब सारे हालात हुए तो एक पार्टी के नेता ने पहले तो कहा कि आपके पास जितनी बसें हैं उनका इस्तेमाल करिए, सबको भिजवाइए। कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम आपको 1000 के करीब बस दे सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर लीजिए। तो उनको जवाब दिया गया कि नहीं, हमारे 12,000 हमारी बसें हैं, कल से वो लग जाएंगी, आपकी बसों की ज़रूरत नहीं है। और उस दिन जो 400 बसें 500 बसें इकट्ठी थी बॉर्डर पर, वापस चली गई। फिर अगले दिन एक चिट्ठी फिर भेजी गई उस नेता को और कहा गया नहीं ठीक है, हमें आपको प्रस्ताव स्वीकार है, आप ऐसा करें, हमें विस्तार से पूरी बसों के नंबर, ड्राइवर के नाम और परिचालक के नाम भेज दीजिए। उन्होंने कहा ठीक, हम भेज देते हैं। वो भेज दिया गया। तो रात के 11:30 बजे उनसे कहा गया कि ऐसा करिए, सुबह 10 बजे
सारी बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइवरों के लाइसेंस और न जाने क्या क्या सारे कागज लेके सुबह 10 बजे आप लखनऊ में सारी बसें लेके 1000 हाजिर हो जाइए। फिर 2:30 बजे रात को जवाब वापस भेजा गया कि यह संभव नहीं है कि रात के 12:30 बजे आप बता रहे हैं 12 बजे कि सुबह 10 बजे लखनऊ सब चीज़ लेके पहुंच जाए, संभव नहीं है। और हमने शुरू में ही कहा था कि ये बसें हम गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर देना चाहते हैं, जिससे कि जो इस इलाके से तमाम मजदूर, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर आपने देखा होगा रेला का रेला चला आ रहा है, और कल भी गाजियाबाद में आपने देखा होगा पूरा मैदान भरा हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। कल या परसों 2-3 दिन से देख रहे हैं आप नोएडा में पूरा डीएनडी जो फ्लाईओवर है वो पूरा जाम पड़ा है, देख ही रहे होंगे। तो दिल्ली में रहने वालों को लगा कि हम यहां बस लगा दें, कम से कम यहीं से ये लोग चले जाएं। जो पहले नहीं हुआ वो अब सही, सरकार नहीं लगा रही तो 2:30 बजे रात को उनको फिर कहा गया कि ऐसा करिए कि आप सबकी फिटनेस इत्यादि लेके आ जाइए। फिर जवाब दिया गया कि ये संभव नहीं है, और हमने तो पहले ही कहा था कि हम इसे गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर बसों को देंगे और इधर से जाने वाले लोग उत्तर प्रदेश चले जाएं। तब उनसे कहा गया अच्छा ठीक है फिर पूरा भेज दीजिए हमको आप। जब भेजा गया तो उसकी उतनी छानबीन की गई जितनी छानबीन पुलवामा में चलने वाली गाड़ियों की नहीं की गई। पुलवामा में जिन गाड़ियों से विस्फोट हुआ था और हमारे 46 जवान मर गए थे, वहां वो छानबीन नहीं की गई, लेकिन इन गाड़ियों की काफ़ी तेजी के साथ छानबीन की गई। और छानबीन में कर के आया कि 880 तो विधिवत बसें हैं, 70 या 80 स्कूल बस है, कुछ उसमें से एम्बुलेंस है और कुछ छोटी गाड़ियां हैं, कुछ स्कूटर इत्यादि के नंबर भी बताए गए। लेकिन 880 और 70 अगर जोड़ लें तो 950 तो हो ही जाते हैं, 950 करीब 940 950 उतने को इस्तेमाल करना आप शुरू कर देते। फिर फिटनेस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। आप ही ने एक आदेश किया था कि जून तक कोई फिटनेस नहीं, किसी का लाइसेंस खत्म हो गया है तो लाइसेंस जून तक वैलिड है, लेकिन आपने ये सवाल उठाया। फिर पूरी ताकत से इस बात पर टूट पड़े कि बड़ा भारी फ्रॉड कर दिया है, इनकी तो 30 40 या 70 ऐसे नंबर है जो गाड़ी बस नहीं है। क्या कोई ठेका लिया था? क्या उसके कोई पैसे ले रहे थे सरकार से? अगर सरकार से पैसे ले रहे होते तो आप कहते फ्रॉड किया गया, ठेका लिया होता तो आप कहते फ्रॉड किया गया। अगर किसी ने कहा 1000 बस भेज रहा है, किसी ने 800 भी भेज दी, तो इसे फ्रॉड क्या हो गया? आप 800 को इस्तेमाल करो, उतने चालू कर देते। लेकिन 16 तारीख से किस्सा शुरू होते होते आज 20 तारीख हो गई, लगातार यही चल रहा है। और फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट पड़ी कि कांग्रेस तो फ्रॉड है, बड़ा भारी फ्रॉड किया है। प्रियंका गांधी ने दोबारा उनसे कहा कि अगर कुछ गाड़ियों के नंबर गलत हैं तो हम 200 गाड़ियां आपको और भेज देते हैं, लेकिन तब तक इन्हीं का इस्तेमाल करिए जो बाकी गाड़ियां हैं। उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया, हम आपके आभारी हैं, आप ऐसा करिए कि इन गाड़ियों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा और बैनर लगा लीजिए, लेकिन इनका इस्तेमाल करिए, हमारा नाम मत लीजिए। आप कह दीजिए कि आप ही ने इस्तेमाल किया, आप ही ने इंतजाम किया है, और आप इनके ऊपर अपना झंडा बैनर लगा करके पोस्टर लगा के इस्तेमाल करिए, पर जो मजदूर पैदल जा रहे हैं उनको इस गाड़ियों में ले जाइए। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, और तब से लगातार फ्रॉड है, धोखा है, झूठ है, इस तरह की चीजें चल रही हैं। आप दिल पर हाथ रखे, क्या ये उचित नहीं होता? अगर पुराने जमाने के नेता होते, याद दिला देता हूं, जब संसद पर हमला हुआ तो अटल जी को सबसे पहला फोन उस वक्त के नेता विरोधी दल सोनिया गांधी का गया कि आप ठीक है, आप कहां हैं, मैं आती हूं। अटल जी ने कहा मैं ठीक हूं। और फिर उसके बाद अटल जी संसद में जब आए तो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा जिस देश में ऐसा सोनिया जी ने मेरे साथ किया और जिस देश में इस तरह के नेता विरोधी दल विपक्ष रहेगा, उस देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो प्रसिद्ध किस्सा है कि इंदिरा गांधी ने भारत का पक्ष रखने को अटल जी को भेजा और अटल जी ने सलमान खुर्शीद को भेजा एक मौके पर, और समय समय पर सारे विरोधी नेता एक दूसरे की तारीफ करते रहे। ये भी बड़ा, जो लोग नहीं जानते वो जान लें, राजीव गांधी ने किसी को नहीं बताया। एक दिन अटल जी ने राजीव गांधी के मृत्यु होने के बाद या उसके पहले शायद उन्होंने कहा कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी की वजह से हूं। सोनिया गांधी ने जाने कितनी बार मेरे घर मेरा हाल चाल पूछने आई, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी आते तो चर्चा हो जाती। और राजीव गांधी को जब पता लगा कि अटल जी कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उन्होंने उनको बिना ये कहे कि हम आपका इलाज के लिए करना चाहते हैं क्योंकि एहसान हो जाता, उनको कहा कि आप हमारे संसदीय दल के नेता बन करके अमेरिका चले जाइए।
फिर जब वो चले गए तब उन्होंने वहां कहा कि आपका सारा खर्चा सरकार उठाएगी, आप किसी से जिक्र मत करिए और आप अमेरिका में तब तक रहिए जब तक आपका इलाज ना हो जाए। बाद में अटल जी ने यह बात बताई, राजीव गांधी ने यह बात किसी को नहीं बताई, किसी कांग्रेसी ने किसी को नहीं बताई। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बात बताई कि मैं राजीव गांधी के बारे में संसद में कुछ भी बोल सकता हूं, संसद की बहस अलग है, लेकिन संसद के बाहर मैं न उनके खिलाफ सुन सकता हूं न बोल सकता हूं। मेरी जो आज जिंदगी है उनकी वजह से है। और सोनिया गांधी ने जाने 20 बार मुझे देखने और मेरा हालचाल पूछने मेरे घर आई चुपचाप। ये बड़े लोग थे, जो करता था तो बताता नहीं था, लेकिन जिसके लिए किया गया उसने भी छुपाया नहीं। नेहरू, लोहिया, गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके और तमाम आगे तक बहुत बड़ी संख्या इस तरह के लोगों की है जो बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं, छोटे दिल से नहीं सोचते। इस मौके पर भी अच्छा तो ये होता आदरणीय योगी जी कि अगर किसी ने, उन्होंने या किसी ने ऑफर किया कि हम अपनी कार देना चाहते हैं ड्राइवर के साथ, तो आप धन्यवाद कर दीजिए एक लाइन में। ठीक है प्रियंका जी, यही अच्छी स्पिरिट है कि सारे दल मिलकर लड़ें, कोई एक पार्टी का ठेका नहीं है, सब लोग मिलकर लड़ें, तब कोरोना को हराया जाएगा। आपने 800 बस दिए, 1000 की लिस्ट दी, उसमें से 800 बसें हमारी ठीक है, काम लायक है, वो हम रख ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी हम वापस कर दे रहे हैं। आपका बहुत आभार। और भविष्य में आप और भी कोई मदद करना चाहे तो बताइएगा। और फिर आप ये कहते हैं कि मैं बाकी दलों से भी अपील करता हूं, अन्य लोगों से अपील करता हूं कि प्रियंका जी ने इस तरह का काम किया, बहुत अच्छा किया, अन्य लोग भी अगर मदद करना चाहते हो तो आगे आए, सरकार उनके साधनों का इस्तेमाल करेगी। तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता? इतना छोटापन क्यों, इतनी छोटी हरकत क्यों? हम राजनीति को इतने घटिया स्तर पर क्यों ले जाना चाहते हैं? खुद कर नहीं रहे। और जब प्रियंका गांधी ने 1000 बसों की बात लिख दी तो अचानक आपने कह दिया हमारे पास 12,000 बसें हम चला रहे हैं, पता नहीं अभी चली कि नहीं चली। तब वो 12,000 बसें निकल आई, सिर्फ श्रेय के लिए। श्रेय क्या होता है? और आपदा में श्रेय क्या होता है? युद्ध में श्रेय क्या होता है? पुलवामा में सारे पार्टियों ने, सारे नेताओं ने, सारे देश ने कहा कि पूरा देश अपने देश के साथ है, सरकार के साथ है। और इसी बार देखिए, जब आपदा आई और कोरोना आया तो सबसे पहले राहुल गांधी और पी चिदम्बरम ने इसके लिए आगाह किया था 12 फरवरी को। लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन का नंबर आया और पहली बार जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा, तो जिस पी चिदम्बरम को मोदी जी ने बाकायदा 3 महीने जेल में रखा था, उस पी चिदम्बरम ने यह बयान दिया कांग्रेस नेता के रूप में कि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री देश के सेनापति हैं और देश के सारे नागरिक देश की सेना है और सेनापति के निर्देश पर सबको चलना है। यह बयान क्या उन्होंने आपसे डर के दिया था? यह तरीका है देश का, यह देश का चलने का तरीका है। और जो राय देते हैं वो आपको डर के नहीं देते कि आप इतना इस काम में इतना पैसा खर्च कर दीजिए, ये काम ऐसे कर लीजिए, जो राय ये लोग दे रहे हैं। लेकिन इतने छोटे लोग, कितने छोटे छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पे आ बैठे हैं। बहुत अफसोस की बात है भारत के लिए, भारत जैसे महान देश के लिए। अरे यहां तो शास्त्रार्थ से लोग जीतते रहे हैं, यहां विवाद से नहीं, संवाद से चीजें तय होती रही हैं, शास्त्रार्थ से जीत और हार होती रही है। बड़ी तकलीफ की बात है। और दूसरी तरफ बहुत सारे नेता जो बड़े ठेकेदार हैं देश के, दूसरी पार्टियों के, आखिर पिछड़े और दलित तो बहुत बड़ी संख्या, अगड़े भी हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं जो उसमें निकले हैं, लेकिन 90% तो हिंदू हैं। हिंदुओं में भी 70-80%, 80% या 60% से ज्यादा दलित या पिछड़े हैं। तो इनकी ठेकेदारी करने वाले सब नेता कहां हैं? स्वर्ण आभूषण पहन करके उसकी नुमाइश करने वाले, हीरे के बड़े बड़े हार पहनने वाले, 20-20 कोठियां और फार्म हाउस रखने वाले, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के खेल करने वाले, यहां से देश से के विदेश तक संपत्ति खरीदने वाले, वो सारे नेता कहां हैं? दलित और पिछड़े वर्ग के। और इन वर्गों के ठेकेदारी करने वाले सब बुद्धिजीवी भी कहां हैं जो दलित साहित्य, पिछड़ा साहित्य लिखते हैं? किसी की जबान फूटती दिखी नहीं, किसी का दर्द दिखाई नहीं पड़ा अभी तक कि ये गरीब दलित इतने हैं, पिछड़े इतने हैं, इनके लिए चलो। कोई नहीं निकला। नहीं, कोई इनमें से कोई ऐलान देता हुआ निकला कि नेताओं कहां हो तुम? अगर ये सारे के सारे नेता, मैं नहीं कहता कि सबके लिए सब कर सकते हैं, सरकार सबके लिए कर सकती है, सरकार के पास इतने संसाधन और पैसा होता है, और वो पैसा देश की जनता का है, वो सरकार में बैठे हुए किसी मालिक का नहीं है,
वो सारा पैसा, सारा खजाना, सारा सोना, सारा फॉरेन रिजर्व जो देश में मौजूद है देश की सरकार के पास, वह देश की जनता का है। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी केवल सरकार के कुर्सियों और पदों पर नहीं होती। इस धन की दौलत, संपत्ति, इस धन के प्रकृति द्वारा मिले हुए संसाधन सब में होती है। तो घोषणा करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि आप 10% लोगों के लिए 90% या 95% घोषणा कर रहे हैं, 98% घोषणा कर रहे हैं, और 90% लोगों के लिए 0.5% या 0.7% घोषणा कर रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अफसोस होता है, हम जैसे बड़े साधारण लोग हैं, अगर हम अपने काम करने वाले को ही पैसे लगातार दे रहे हैं, खुद झाड़ू पोछा करने के बाद, तो हमारा यही योगदान है। इतने ही साधारण लोग हैं, अपना काम चलाते हैं, हमसे साथ जो जुड़े लोग हैं उनकी हम मदद कर दे रहे हैं, वही वो हमारा योगदान है। हमारी कॉलोनी से 600-700 पैकेट जाते हैं, 200 परिवारों की मुश्किल से कॉलोनी, उसमें भी शायद और भी कम लोग यहाँ रहते हैं। तो सब इस तरह के पूरे समाज से तमाम लोगों का योगदान है। सड़क पर चलने वालों के अलावा शहर के अंदर भी बस्तियों की बस्तियां भूखी हैं, वहां पैकेट जा रहे हैं, चाहे खाना पीना लोग बांट रहे हैं जगह जगह। हर शहर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है वो। लेकिन अफसोस, ये बड़े बड़े सो कॉल्ड संगठन, बड़े बड़े नेता, ये लोग नहीं है उसमें। है कुछ पार्टियां कर रही हैं, कुछ पार्टियों की रसोई भी चल रही है, कुछ पार्टियां वितरण भी कर रही, छोटे छोटे पैमाने, बड़े पैमाने पर, जो जितनी बड़ी पार्टी उतना कर रही है। कुछ ने किया और करने के बाद हाथ खींच लिया, फिर पीछे हट के बैठ गए, शुरू की फोटो खिंचा के। कुछ लोगों ने जब फोटो खिंच रहा था तब तक फोटो खिंचवाया, फोटो खींचना बंद हो गया तो उन्होंने बंद कर दिया काम। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी भी कर रहे हैं। पर सत्ता ये कर सकती थी, लेकिन सरकार लोगों को इन्वॉल्व कर सकती थी। बड़े लोकप्रिय होने की गलतफहमी अगर है तो संबोधन करना चाहिए था कि प्रियंका जी ने कि ये हमें सहयोग किया, हम चाहते हैं बाकी लोग भी सहयोग करें। और प्रियंका जी, आप खाली उत्तर प्रदेश में क्यों सहयोग कर रही हैं? आप ऐसा करें, राजस्थान, पंजाब और बाकी जगहों पे भी कुछ सहयोग करवाइए अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से। ये बात भी हो सकती थी, एक सकारात्मक बात होती। लेकिन बड़ा अफसोस, बहुत घटिया राजनीति हो गई। भारत का सर शर्म से झुक रहा आज। इस बात पर शर्म नहीं होनी चाहिए, किसी ने ठेका नहीं लिया था कि हम 1050 बस दे रहे हैं। और ऐसा, हाँ, मैं कहना भूल गया, हम राजनीतिक लोग जानते हैं और भाजपा के लोग भी जानते हैं कि हम जब कोई बड़ी रैली करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो दो बातें हमारे सामने आती हैं, वो बता देता हूं आप लोगों को, और ये बात आप लोगों को बताइएगा। एक, हम अपने कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से पूछते हैं, आपके यहाँ से कितनी बस आएगी? वो लिखवाता है 100। आपके यहाँ से कितने आदमी आएंगे? 20,000। लेकिन जब आने को होता है तो कहीं से 5 बस आती है, कहीं से 10 आती है, कहीं से एक भी नहीं आती है। और जो 20,000 बोल रहा होता है उसके यहाँ से 200 आदमी भी कई बार बहुत जिलों से नहीं आते हैं। यह सच्चाई है, जमीनी हकीकत। भाजपा के लोग भी इसे भुगतते होंगे। एक तो ये होता है, किसी एक आदमी के पास 1000-2000 बसें नहीं पड़ी हुई हैं। बसें तो किसी कंपनी, किसी ट्रैवल एजेंसी, इन्हीं के थ्रू लेनी पड़ती है। और ऐसा भी हम लोगों की जिंदगी में आता है कि हम जिस सोर्स से ये कहते हैं कि भाई तुम हमको 50 बस दे देना, कई बार वो नहीं दे पाता, अचानक हाथ खड़े कर देता, बोले नहीं साहब 34 बस हो पाई, 16 नहीं हो पा रही है। या कोई हमारा ही कार्यकर्ता उससे अगर मिल जाता है बेईमानी से तो धोखा कर देता है, वो 40 बस भेजता है, 10 के पैसे खा जाता है। नंबर हमको उसके पास 40 बसों के होते हैं, 40 देता है और 10 उल जलूल नंबर लिख के भेज देता है। ये गलतियां निचले स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी भी करते हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी करता है, और ये गाड़ियां और ये सप्लाई करने वाले टूरिस्ट एजेंट भी करते हैं। हो सकता है कि प्रियंका के केस में भी यही हुआ हो कि 880 बसें मिल गई, वो दे दी, 80 स्कूल बसें मिल गई, वो मिल गई, वो दे दी, कुछ एम्बुलेंस मिल गई, वो दे दी, कुछ कारें मिल गई, वो दे दी, और कुछ फर्जी नंबर लिख दिए हों, जो 25-30 नंबर जो स्कूटर, मोटरसाइकिल या ऑटो के हैं, 30 नंबर। 1049 में अगर 30 नंबर, 40 नंबर, 70 नंबर, 950 तो ठीक है ना। हाँ, अगर इससे पैसे लिए होते और 950 भेजते तो बेईमानी थी, तो फ्रॉड था, तो धोखा था। अगर हम अपने पास से भेज रहे हैं, हमने 1000 कहा और 800 भेज दिया, कि फ्रॉड और धोखा नहीं है। हम भी अपने राजनीतिक कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष को कोई सजा नहीं देते। तुम 100 बस दे कह के गए थे, तुम्हारी 40 ही क्यों आई, 30 क्यों आई, 20 क्यों आई, 10 क्यों आई? तुम तो 1000 आदमी लाने की बात करके गए थे, तुम्हारे तो 70-80 आदमी आए, तुम 200 आदमी क्यों लेके आए? सजा नहीं देते हम उसको। ये होता है, ये प्रैक्टिकल है, ऐसे ही होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ये नहीं होता?
क्या उनकी सरकार में जो आंकड़ेबाजी हो रही है, अधिकारी कर रहे हैं, क्या उसका सच उनको नहीं मालूम है? तो ये आंकड़ेबाजी योगी जी नहीं कर रहे, ये आंकड़ेबाजी मोदी जी नहीं करते, ये उनके नीचे बैठा हुआ तंत्र करता है। उस तंत्र के लिए आपने सोनिया गांधी से प्रियंका गांधी तक सबको फ्रॉड कह दिया, जो मदद करने निकले थे। अभी मैं सुन रहा था, प्रियंका गांधी का एक छोटा सा लाइव 6-7 मिनट का था, उन्होंने पूरा घटनाक्रम ध्यान से बताया, बहुत विनम्रता से। साथ में उन्होंने ये भी कहा, मैं राजनीति में नहीं पढ़ूंगी, आप जो चाहे कहते रहो, मैं नहीं पढ़ूंगी। आज भी 4 बजे तक हमारी बसें वहां खड़ी हैं, आप इस्तेमाल करना चाहो कर लो, वरना वापस लौट जाएगी, हमें अफसोस होगा। आप चाहो तो उस पर अपना पोस्टर लगा लो, आप चाहो तो ये कह दो कि ये भारतीय जनता पार्टी की बसें हैं, अपने बैनर और झंडे लगा लो, लेकिन इस्तेमाल कर लो। और इससे अधिक इसे कहते हैं विनम्रता, इसे कहते हैं अच्छी राजनीति, इसे कहते हैं समाज के प्रति समर्पण। लेकिन दुर्भाग्य से ये समाज के प्रति समर्पण, ये विनम्रता, ये अच्छी राजनीति बहुत बड़े पैमाने पर बहुत नेताओं पर और बहुत सी पार्टी नेताओं में दिखलाई नहीं पड़ रही। अहंकार से ग्रस्त है, सिर्फ भाषण दे रहे हैं, ट्विटर पे ट्विटर खेल रहे हैं। ये सीखने की चीज है, और मेरा ये करने का मकसद आईना दिखाना भी था, ये लाइव करने का मकसद, और ये लाइव करने का मकसद मेरा ये भी था कि आइए पुनर्विचार करें कि क्या देश गड्ढे में गिरेगा, क्या देश इतने घटिया स्तर पर जाएगा, क्या देश में इतनी घटिया राजनीति होगी, क्या देश में इतने घटिया घटनाक्रम होंगे, क्या देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इतने हल्के स्तर के बयान देंगे, इतने हल्के स्तर के आक्रमण करेंगे, इतने नासमझी की चीजें करेंगे, खुद करेंगे नहीं और कोई करेगा तो उसके खिलाफ इस तरह का व्यवहार करेंगे। या हमें आपको मिल करके इनको सुधारना है कि देश का नेतृत्व जिसको देख करके जनता सीखती है, जिनको अपना आदर्श मानती है, वो अपना आचरण, अपना चाल चलन, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना व्यवहार, अपने कर्म ऐसे बनाए जो जनता चाहती है। एक घटना सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। अमेरिका में एक राष्ट्रपति का चुनाव था, गैरी हार्ट उसमें विपक्ष, दूसरी जो पार्टी सत्ता में नहीं थी उसके उम्मीदवार थे, और बहुत आगे चल रहे थे, लगता है ये चुनाव जीत जाएंगे। बल्कि एक घटना और बता दूंगा उसके बाद, दो तीन बातें छोटी छोटी। और चुनाव होने के जस्ट पहले गैरी हार्ट के चरित्र पर कुछ सवाल उठ गया। अब कुछ ऐसे प्रमाण आ गए कि नहीं, ये चरित्र से ठीक नहीं है। वो अमेरिका जहां आप मानते हैं फ्री सेक्स है, जहां आप मानते हैं लोग नंगे भी चल लेते हैं, समुद्र के किनारों पर यूं ही लेटे होते हैं, वो अमेरिका, जब उसके अपने राष्ट्रपति का सवाल आया और जो ही उसके चरित्र के खिलाफ प्रमाण मिल गया, तो गैरी हार्ट के खिलाफ ऐसा माहौल बना अमेरिका में कि अचानक उसको राष्ट्रपति पद की दौड़ छोड़नी पड़ी। पिछले चुनाव में मैं अमेरिका में था, यूं तो हिलेरी क्लिंटन को 65 लाख वोट ज्यादा मिला है, लेकिन वो वहां के गिनती के सिस्टम से हार गई। क्योंकि जैसे यूपी में 80 सीट है और मान लीजिए किसी एक को 51 मिल गया, एक को 49 मिला, तो वो पूरी 80 51 वाले की हो जाती है। इसी तरह से फ्लोरिडा में चुनाव हार गई 65 लाख ज्यादा वोट मिलने से बाद भी। लेकिन उसके बावजूद हिलेरी क्लिंटन काफी आगे थी वर्तमान राष्ट्रपति से। अचानक हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ एक मामला आ गया कि इनका तो एक मेल लीक हो गया, और इतनी सी बात पर एक अच्छा खासा वोट बैंक अचानक हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ हो गया कि अरे ऐसी नेता जिसका ईमेल लीक हो गया, यह देश के लिए कल कितना खतरनाक हो सकता है। और उनका वोट बैंक कमजोर हो गया और फिर वो चुनाव हार गई। वहीं की घटना ऐसी भी है कि चुनाव जीतता है राष्ट्रपति और पिछला उससे हारा हुआ आदमी, दोनों बयान देते हैं। हारा हुआ आदमी बयान देता है, आप जीत गए, आपको बधाई, अब हम लोग मिल करके देश के लिए काम करेंगे, आइए मिल के देश काम करें। और जीता हुआ आदमी बयान देता है कि नहीं, आप बहुत बहादुरी से लड़े, आपने बड़ी मजबूती से राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ा, बहुत मुश्किल हुई मुझे, मैं बड़ी मुश्किल से आपसे जीत पाया, लेकिन आपका भी इस देश के लिए योगदान कम नहीं है। आप फौज में थे ना, आपको गोली लगी थी, आपने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानी की है, इस देश के लिए आपने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। यह देश आपके योगदान को भी भूल नहीं सकता, और इस देश में भी आपकी भी जरूरत है और आपके योगदान की भी जरूरत है।
ये स्पिरिट है वहां की। मित्रों, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप पार्टी को माने, उसके खिलाफ हो, उसे घृणा करते हो, प्लीज आज प्रियंका गांधी का 7 मिनट का आज का जो लाइव है जरूर सुन लीजिएगा। पड़ा होगा जगह जगह पर, आपको लगेगा शायद दिल का चोटे, अगर आप बहुत गाली देते हो उनको। तो एक छोटी और घटना बता देता हूं। 17 तारीख को इटली के संसद में वहां की एक सांसद, महिला सांसद ने एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने भारत के संदर्भ में कोई बात कही जो बड़ी खतरनाक है, जो बहुत सोचने वाली है, और उस सज्जन के बारे में कही जिससे प्रधानमंत्री ने अभी बात की थी, बिल गेट्स। प्रधानमंत्री को बात करने के लिए बिल गेट्स मिले कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे। उस बिल गेट्स पर पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े इस वक्त आरोप लग रहे हैं। वो कटघरे में है इस वक्त, उन पर बहुत बड़े आरोप है। इस कोरोना को लेकर के भी आरोप है, कुछ वैक्सीन को लेकर के आरोप है। इटली की संसद में महिला द्वारा हिंदुस्तान का नाम लेकर के, बिल गेट्स का नाम लेकर के एक बड़ा आरोप लगने के बाद भी आपने किसी हिंदुस्तान के टीवी चैनल पर एक शब्द सुना? आपने वो बयान सुना? आपने उस पर कोई चर्चा सुना? भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा उस पर कोई राय, बात, कोई टिप्पणी सुनी? इसलिए कि चूंकि दबा दिया जा रहा है सब चीज कि भारत की जनता जागरूक ना हो जाए। कल संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त सचिव नंबर 2 जो शायद वहां है, उन्होंने एक पत्र लिखा और वहां पे एक प्रस्ताव पास हुआ कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लंबा विस्तार से, पूरे विस्तार में नहीं जाऊंगा। उस पर आपने कोई अच्छी या बुरी चर्चा सुनी भारत में किसी टीवी चैनल पर, सत्ता प्रतिष्ठान में? क्या सत्ता की तरफ से किसी आदमी ने उस पर कोई जवाब दिया? अरब यूएई जो कई देशों का समूह है, वहां की राजकुमारी ने ट्विटर पर एक दिन बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारत में जो हो रहा अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे देश में भारत के लोग आए हैं, इज्जत और सम्मान से रहते हैं। हमने यहां तक कि उनका मंदिर बनवाया यहां पर, इतना बड़ा, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने आके किया। यहां सब लोग अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई किसी के धर्म पर हमला करने के स्वतंत्र नहीं है। अगर आप दूसरे के धर्म पर हमला करेंगे तो आपके खिलाफ उसके दंड किया जाएगा। और इसमें आरएसएस के एक बहुत बड़े सज्जन जो बहुत बड़े व्यापारी हैं वहां यूएई में, उनकी तमाम संपत्ति जब्त कर ली गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और बहुत सारे लोग जो घृणा की पोस्ट डालते थे यूएई में रहने वाले, वैसे कुछ लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने बहुत खराब पोस्ट दी, जिन्होंने थोड़ी हल्की पोस्ट दी, उनकी नौकरियां चली गई हैं। और आप सिर्फ जाओ ट्विटर पर, एक लिख दो ट्रेंड सेंड, हैशटैग सेंड आप लिखोगे तो आप देखोगे कि हैशटैग सेंड में सेंड हिंदूज बैक, और उसमें हिंदूज को नाजीज की तरह से, फांसीवादियों की तरह से ट्वीट करते हुए एक बहुत बड़ा अभियान दुनिया के तमाम देशों में चल रहा है कि इस वक्त ये नाजीवाद और फांसीवाद चल रहा है और इन हिंदुओं को वापस भेजो। ये कौन कर रहा है? उस दिन अरब की राजकुमारी ने पूरा वर्णन दिया पूरे दुनिया का। नंबर 1 पर सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अगर कमा करके कहीं से आती है तो वह यूएई से आती है भारत में। उसका पूरा वर्णन था, ट्विटर पे जाकर देख लीजिएगा। उन्होंने कहा भारत एक महान देश है। और उसके बाद फिर यूएई के उस राजकुमारी ने गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी के ढेर सारे कोड रोज रोज करने शुरू किए, यहाँ के ढेर सारे श्लोक डालने शुरू किए कि भारत कैसा देश है। ये बताने के लिए कि आप भूल गए हो तो अब याद कर लो। मैं अरब अमीरात की राजकुमारी आपको बताती हूं कि आपका श्लोक क्या कहता है, आपके वेद क्या कहते हैं, आपके महापुरुष क्या कहते हैं, भारत क्या था, आप भारत को क्या बना रहे हो। उन्होंने वो डालने शुरू किए। और जब उनका ज्यादा उछलने लगा मामला और बहुत लोगों पर बात आ गई, तो मोदी जी ने एक छोटा सा बयान एक दिन दिया कि नहीं नहीं, इस देश में सब लोग एक बराबर है और सबको मिलकर लड़ना ये सबकी लड़ाई है और कोई यहां धार्मिक गलगाव नहीं है। लेकिन उन देशों के यूएई के राजदूत को, भारत के राजदूत को पूरी सफाई पेश करनी पड़ी। हम क्या हालात बना रहे हैं, कितनी जिम्मेदार है ये सरकार। अमेरिका में भी लिस्ट बन रही है। अमेरिका में नंबर 2 पर मैंने बताया था कल आपको कि नंबर 2 पर कैपिटा इनकम के हिसाब से नंबर 1 पर ज्यूस है और नंबर 2 पर कैपिटा इनकम से हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी लोग हैं पूरे अमेरिका में। और 1% है, करीब करीब 1 या 100%, लेकिन वहां पर वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, प्रभावित करते हैं वहां। अभी तो एक हिंदुस्तानी लड़की का नाम चल रहा है राष्ट्रपति पद के लिए कि कहीं वो उम्मीदवार हो जाए।
कनाडा में आपके देश का रहने वाला आदमी वो प्रधानमंत्री है। इंग्लैंड में आपके देश के हिंदुस्तानी हैं, 2 हिंदू लोग 2 गृह और वित्त मंत्री हैं। पूरी दुनिया में आज जगह जगह बैठे हुए हैं, जगह जगह पर, कहीं राष्ट्रपति, कहीं प्रधानमंत्री, कहीं उप प्रधानमंत्री और मंत्री संतरी और जाने कितने बड़े बड़े पदों पर। अभी हिंदुस्तान की एक लड़की अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की जज हुई है, और भारत में आप घृणा फैलाने में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले एक आंदोलन चल रहा था जिसमें मैं गया था, जामिया यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग और भी कई जगह। तब यह हो रहा था कि बड़ी चिंता है अफगानिस्तान में रहने वालों की और दूसरे देशों में रहने वालों की। वहां से कुछ हजार, 10-20 हजार लोगों की चिंता थी। आज 14-15 करोड़ लोग यहां पर जमीन पर घिसट रहे हैं, भूखे चल रहे हैं, परेशान और बेहाल है। इनकी चिंता नहीं, सब हिंदू हैं। तो या तो तब आप झूठ बोल रहे थे, आज आप झूठ बोल रहे हो। कोई आपके 2 चेहरे तो हैं, कुछ तो फ्रॉड आप कर रहे हो। आपको सिर्फ घृणा से मतलब है कि घृणा कैसे फैलाई जा सकती है, हिंदू मुसलमान कैसे किया जा सकता है। और अगर वो नहीं होता तो आज हिंदुस्तान का इतनी बड़ी तादाद में हिंदू, हिंदुस्तान को बनाने वाला गरीब किसान और मजदूर इतनी बड़ी तादाद में बेहाल भुखार। अरे वो देखो ना, वो 2 साल का बच्चा जो छोड़ के चला गया साबरकांठा में, बीच सड़क पर 2 साल का बच्चा उल्टा पड़ा हुआ है। दुनिया के किसी दूसरे देश में एक छोटा सा बच्चा जो मर गया था, बहता हुआ समुद्र के किनारे आ गया, तो पूरे पश्चिमी जगत में, पूरे पश्चिमी देशों में तूफान खड़ा हो गया कि कैसी दुनिया बन रही है। उस बच्चे की फोटो शेयर कर करके कितने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में लोगों ने मुहिम चलाई थी कि ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। वो बच्चा जो बह के समुद्र के किनारे आ गया था, नहीं जानते हो तो चेक कर लीजिएगा उसको। और गुजरात के साबरकांठा में बीच सड़क पर 2 साल का बच्चा औंधा पड़ा हुआ, मरा हुआ, कोई मजबूर बाप मां छोड़ के चले गए, कहां तक ढोएंगे, लेके जाएंगे। और यहां कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई बात नहीं। आत्महत्या कर लेने वालों पर कोई बात नहीं। गुजरात में कल 3 लोगों ने आत्महत्या की है, परेशान हाल। आगरा के एक सिंधी लड़के ने आत्महत्या कर ली, अपने परिवार को बता करके मैं मरने जा रहा हूं, और पेड़ से लटक के आत्महत्या कर ली। इन पर कोई चर्चा नहीं। हिंदू है सब ये, और सिंधी तो भाजपा के वोटर है, व्यापारी भाजपा के वोटर है। और ये शुरू हुआ है ट्रेंड बड़े पैमाने पर। अगर सरकार ने अपने खजाने देश की जनता के लिए नहीं खोले तो बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं होंगी। और मैं ध्यान होगा आप लोगों को, न ध्यान हो तो पीछे जाके देख लीजिए। मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही जो अपना लाइव किया था उसमें देश के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया था, और मुझ जैसे साधारण आदमी ने ये सारी चुनौतियां शुरुआत में ही समझ ली थी, और जो परेशानी आएगी वो समझ लिया था। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस से क्या संकट आएगा वो समझ लिया था। 4-5 दिन बाद लॉकडाउन करना चाहिए था, ये शुरुआत में मैंने सोच लिया था। मेरे जैसे आदमी समझ में आ गया था, आत्महत्याएं होगी ये मुझे समझ में आ गया था। मैंने तब बोल दिया था, बिल्कुल शुरू में, लॉकडाउन की शुरुआत में। लोग मानसिक परेशानी में पड़ेंगे, मानसिक रूप से बीमार होंगे, अवसाद में जाएंगे, ये मैंने तब बोल दिया था। बड़े पैमाने पर साइकियाट्रिस्ट की दुनिया में जरूरत पड़ेगी, भारत में भी पड़ेगी। घर में झगड़े बढ़ेंगे, तलाक हो सकते हैं, तमाम मामले बढ़ेंगे, समाज को उनको संभालना चाहिए, ये मैंने तब बोल दिया था। ये जो नफरत आप फैला रहे हो उसके बड़े बुरे परिणाम आगे चल करके आएंगे, ये मैंने तब बोल दिया था। तमाम इशू आप पीछे जाके सुन लीजिएगा, उन पर मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा, बाद में किसी दिन फिर से बात करूंगा उस बारे में। तो मुझ जैसा साधारण आदमी अगर उन सारी चीज़ों को एडवांस में देख सकता है, बोल सकता है, कह सकता है, तो इतनी सारे सत्ताधीश बैठ करके उनकी चर्चा नहीं कर सकते, चिंता नहीं कर सकते। ये जो करोड़ों हिंदू निकल रहे हैं, आप इनके पापी हो, आप इनके दर्द के गुनाहगार हो। ये जो सैकड़ों लोग मरे हैं, आप इनकी मौतों के गुनाहगार हो। ये जो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, इनकी आत्महत्या के आप गुनाहगार हो। ये जो बच्चे मरे हुए रास्ते पर छोड़ जा रहे हैं, इनकी मौत के और इस बेबसी के आप गुनाहगार हो। ये जो बहुत बेबस सी तस्वीरें दिखलाई पड़ रही हैं, इन तस्वीरों के भी आप गुनाहगार हो। और ये पुलिस ने जो लठियाया है लोगों को पूरे देश में, इस प्रताड़ना की भी आप गुनाहगार हो। इसके लिए एक दिन आपको बहुत अफसोस होगा। मैं बात को बहुत लंबी नहीं करना चाहता यह हूं कि पूरे देश में एक मुहिम चले, नेता सुधारो मुहिम। जो बदतमीजी करे उसके खिलाफ मुहिम चला दो, जो खराब भाषा बोले उसके खिलाफ मुहिम चला दो, जो खराब कर्म करे उसके खिलाफ मुहिम चला दो, जो हल्की बात करे उसके खिलाफ मुहिम चला दो, जो बड़प्पन ना दिखाए उसके खिलाफ मुहिम चला दो, जो कोई घटिया हरकत करे चले उसके खिलाफ मुहिम चला दो। और जो नेता दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं इस कष्ट के वक्त में लोगों के साथ, उनके खिलाफ भी मुहिम चलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।